हेलो, वेलकम एवरीवन। वेलकम टू प्रेप एनसीईटी। ये आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड का सेकंड लेक्चर है एंड इस लेक्चर में हम नैरेटिव और नरेशंस को डिस्कस करेंगे। नरेशंस में नैरेटिव के दो केसेस हैं, तो हम पहले केस स्टडी ए को करते हैं। तो नरेशन केस स्टडी ए में द पावर ऑफ लोकल पेडागोजी, इसमें मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ जिसमें एक पैसेज दिया गया है और बेसिकली आपको उसको इंटरप्रेट करना है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सिनेरियो ये द बेसिस ऑफ द सिनेरियो इज इम्प्लीमेंटिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग एनईपी 2020 सक्सेस। तो सिनेरियो ऐसा है: a recent report highlighted the success of Miss Priya Sharma, a middle school teacher in Rajasthan, who incorporated local folk art and traditional storytelling like Babuji Ki Pad to teach the history of the region. Her students, many of whom were previously disengaged, showed a marked increase in attendance, knowledge retention, and collaboration skills. The school, located in a remote area, used low-cost, locally sourced materials for all projects, aligning with the NAP's focus on integrating knowledge of India and moving toward experiential learning. ये एक पैसेज दिया गया है आपको एंड अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस पैसेज को आपको इंटरप्रेट कैसे करना है एग्जाम में, ताकि आप इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो बेसिकली आपको कोई भी पैसेज रीड करने के बाद इसका एनालिसिस कुछ इस तरह करना है कि इसका करिकुलम में इंटीग्रेशन क्या है। तो इंटरप्रिटेशन आपको ऐसे देखना है कि मिस शर्मा सक्सेसफुली लिंक्ड सोशल साइंस विद आर्ट्स एजुकेशन, fulfilling the NEP 2020's mandate for multidisciplinary and holistic education। ये पैसेज पढ़ने के बाद जहां हमने देखा कि मिस शर्मा ने क्या किया, उन्होंने जो लोकल रीजन की जो हिस्ट्री है वो बताने के लिए लोकल फोक आर्ट एंड ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग को इनकॉर्पोरेट किया। सो ये एक एग्जाम्पल है जो एनईपी का 2020 का एम था कि मैंडेट फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन। तो उन्होंने यहाँ किस पेडागोजिकल मेथड को इम्प्लाई किया है? तो उन्होंने शी यूज्ड आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग एज ए प्राइमरी टीचिंग मेथड। उन्होंने आर्ट को यूज करके उस रीजन के हिस्ट्री को बताया। तो ये एक पेडागोजिकल मेथड है। आप इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं इस पैसेज को। मोर ओवर, नेक्स्ट देखते हैं कि इस पैसेज में रेलेवेंस एंड कॉन्टेक्स्ट क्या था। ये भी हमारे एक सोचने का तरीका है। तो इसको इंटरप्रेट करने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि यूजिंग लोकल कल्चर, बाबूजी की फाड़ मेक्स द कॉन्टेक्स्ट रेलिवेंट, रेलिवेंट, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन क्लासरूम एंड कम्युनिटी नॉलेज। अ, एक क्लासरूम में जैसे कि हर किसी को नॉलेज या इंटेलिजेंस उतनी नहीं होती। हर एक क्लासरूम में डाइवर्स फील्ड के लोग होते हैं, बट वो अपने कम्युनिटी के नॉलेज को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जानते होते हैं। तो जब कोई टीचर क्लासरूम के नॉलेज को कम्युनिटी के नॉलेज से जोड़ पाता है, तो जो गैप बनता है कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में अपने कम्युनिटी और क्लासरूम नॉलेज के बीच, वो हट जाता है। तो उन्होंने इसी मेथड का यूज किया है। इस पैसेज में जो बोला गया है कि शी लिंक्ड और इनकॉर्पोरेटेड लोकल फोक आर्ट एंड ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग टू टीच द हिस्ट्री ऑफ द रीजन। तो उन्होंने क्या किया, जो ब्रिज था कम्युनिटी नॉलेज में और क्लासरूम नॉलेज में, उसको उन्होंने ये एक लोकल फोक आर्ट या ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग के मेथड से उस ब्रिज को उन्होंने काफी नलिफाई कर दिया। तो उसका रिजल्ट क्या था? उसका रिजल्ट ये था कि देखिए, हर स्टूडेंट्स मेनी ऑफ whom were previously disengaged, जो पहले क्लासरूम में इतना एंगेज नहीं रहते थे, showed a marked increase in attendance। तो जब से वो ऐसे करने लगी, तो उनका जो क्लासरूम में डिसएंगेजमेंट था या अटेंडेंस में कमी थी, वो बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि उनका जो गैप फील होता था उनके माइंड में कम्युनिटी नॉलेज और क्लासरूम नॉलेज में, वो गैप कहीं ना कहीं नलिफाई होने लगा और उनको क्लासरूम में जो पढ़ाया जा रहा था वो इंटरेस्टिंग लगने लगा। वो कनेक्ट कर पाए उस क्लासरूम नॉलेज से खुद को। सिमिलरली उनका जो नॉलेज रिटेंशन था वो भी बढ़ गया।
क्योंकि वो अपने कम्युनिटी नॉलेज को क्लासरूम नॉलेज से लिंक कर पा रहे थे और अपने जो भी वो सीख रहे थे पढ़ रहे थे वो रिटेन कर पा रहे थे अपने ब्रेन में। एंड उनका जो कोलैबोरेशन स्किल्स था, क्योंकि सिंस वो रिलेट कर पा रहे थे तो वो कोलैबोरेट कर पा रहे थे क्लासरूम्स में और बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन टीचिंग पेडागोजिकल मेथड है। तो वही बताया गया है कि इसमें क्या पेडागोजिकल चॉइस इम्प्लाई किया गया बाय मिस प्रिया। तो ये है कि contextualizing the curriculum and ensuring that learning is meaningful, especially for फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। जो किसी फैमिली में फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं उनको वो ब्रिज जो मैंने आपको बताई वो ज्यादा फील होती है। सो इन सब मेथड्स के थ्रू वो ब्रिज को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से हम नलिफाई कर सकते हैं। एक दो लाइंस में आप देख सकते हैं कि इस पैसेज के दो तीन लाइंस पे ही कितना कुछ फोकस किया गया है एक डिफरेंट पेडागोजिकल मेथड्स को लेके। अभी नेक्स्ट हम और भी इसको कैसे इंटरप्रेट कर पाते हैं फर्दर देखते हैं कि रिसोर्स मैनेजमेंट। तो उन्होंने क्या किया, यूटिलाइजिंग लो कॉस्ट लोकली सोर्स मटेरियल्स एड्रेसेस द कॉमन चैलेंज ऑफ इनएडिक्वेट फंडिंग इन रूरल स्कूल्स। देखिए पैसेज में हम लोगों को बोला गया है कि द स्कूल इज लोकेटेड इन ए रिमोट एरिया एंड यूज्ड लो कॉस्ट लोकली सोर्स मटेरियल्स फॉर ऑल प्रोजेक्ट्स। सो जो एम था एनईपी का फॉर इंटीग्रेटिंग नॉलेज ऑफ इंडिया, उसके लिए उन्होंने प्रॉपर रिसोर्स मैनेजमेंट की है। ऑल्दो स्कूल एक रिमोट एरिया में था एंड लो कॉस्ट में मैनेज कर रहा था, सो उन्होंने एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से ये दिखाया कि लो कॉस्ट में एक एफिशिएंट मेथड ऑफ लर्निंग कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो इसमें उन्होंने पेडागोजिकल चॉइस का इम्प्लाई किया, डेमोन्स्ट्रेटिंग रिसोर्सफुलनेस एंड सस्टेनेबिलिटी इन टीचिंग प्रैक्टिसेस। तो टीचिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू प्रॉपर मतलब लो कॉस्ट रिसोर्सेज के हेल्प से भी प्रॉपर टीचिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू उन्होंने प्रोजेक्ट्स वगैरह और जो भी टीचिंग करिकुलम या एजुकेशन करिकुलम में थे वो उन्होंने एग्जीक्यूट किया, जो एनईपी 2020 का एक बहुत बड़ा एम भी है। सो आप देख सकते हैं कि इस पैसेज को कैसे हमने ब्रेक डाउन किया इस टेबल में। सिमिलरली ऐसा आपको एग्जाम में ब्रेक डाउन तो नहीं करना है टेबल में, बट ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को, ताकि आप पैसेजेस को ऐसे इंटरप्रेट कर पाए। और पैसेजेस में ऐसे ही सवाल रहते हैं जो कहीं ना कहीं पैसेजेस के एक दो सेंटेंसेस को बेस करके और कैसे उसको टीचिंग पेडागोजी या फिर एनईपी के साथ लिंक करके कुछ मोटिव एनईपी का बताया जा सके। तो आपको ऐसे करके प्रैक्टिस करना है ताकि आप प्रॉपरली एक पैसेज को इंटरप्रेट कर पाए। तो अभी हम देखते हैं कि सवाल कैसे हो सकते हैं इस पैसेज के ऊपर। तो सैंपल क्वेश्चंस, मिस शर्मा's method most directly addresses a key challenge in Indian education often cited by NEP 2020. What is it? तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि मिस शर्मा का जो मेथड है टीचिंग का वो एक बहुत ही बड़े चैलेंज को साइट कर रहा है जो इंडियन एजुकेशन में एग्जिस्ट करता है। तो वो प्रॉब्लम क्या है? तो ऑप्शन ए, हाई टीचर एब्सेंटिज्म। Option B, the dominance of rote memorization. Option C, lack of female enrollment. And option D, inadequate funding for technology. तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन से ऑप्शन को वो एड्रेस कर रही है, कौन से चैलेंज को वो एड्रेस कर रही है इस मैसेज में? सो द करेक्ट आंसर इज द डोमिनेंस ऑफ रॉट मेमोराइजेशन। क्यों? अ, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंशियल एंड आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, उन्होंने क्या किया, हमने पहले बात से ही डिस्कस कर रहे हैं हम ये कि उन्होंने आर्ट एंड कल्चर को इंटीग्रेट किया या इनकॉर्पोरेट किया उस रीजन की हिस्ट्री को बताने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपीरियंशियल एंड आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग आर द एक्सप्लिसिट एंटीडोट्स प्रपोज्ड बाय एनईपी 2020 टू मूव अवे फ्रॉम मेमोराइजेशन। उन्होंने जिस मेथड का यूज किया आर्ट को इंटीग्रेट करके, उसके बाद से उस रीजन की हिस्ट्री को जानने के लिए कोई उसको बाय हार्ट नहीं करेगा, कोई उसको पैरेट लर्न नहीं करेगा जिसको रॉट मेमोराइजेशन कहा जाता है। वो लिंक करेगा उस बात को, कोई भी स्टूडेंट अपने रीजन की हिस्ट्री को अपने कल्चर के साथ लिंक करेगा। उसके बाद उसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वो उस बात को समझ पाएगा, जो एनईपी 2020 का एक एम भी है, टू मूव अवे फ्रॉम मेमोराइजेशन, which is integration of experiential and art integrated learning। ठीक है, तो वही सो नेक्स्ट नैरेटिव केस स्टडी बी में
तो नेरेटिव केस स्टडी बी में सिस्टमेटिक चैलेंजेस एंड टीचर्स अकाउंटेबिलिटी टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं या आपके सामने पैसेजेस रखे जा सकते हैं। मोस्टली पैसेजेस रखे जाएंगे ऐसे सिनारियोस के ऊपर बेस्ड, एंड आपको उन्हीं पैसेजेस को इंटरप्रेट करके या एनालाइज करके सवालों का जवाब देना है। सो एक सिनारियो हम अभी देखते हैं, द चैलेंज ऑफ पब्लिक टीचर रेशियो एंड डिजिटल डिवाइड। तो पैसेज ये है, a national newspaper editorial analyzed the latest education data, noting that while gross enrollment rates remain high, the pupil teacher ratio in over 1 lakh elementary schools across the country exceeds the mandated 30:1 norm as per the RTE Act. The report also highlighted that many rural schools suffer from a high rate of teacher absenteeism, reaching 25% nationally, and a severe lack of basic digital infrastructure. Less than 15% of government schools have functional internet and computer access, as per UDISE data. तो इसमें क्या किस चैलेंज को एड्रेस किया जा रहा है, हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। इसमें मैंने आपको कोई टेबल प्रोवाइड नहीं की है। सो आप उस टेबल को रिकॉल कीजिए कि कैसे हमने उस पैसेज को ब्रेक डाउन किया था। सिमिलरली इस टेबल को याद करते हुए हम इस पैसेज को भी ब्रेक डाउन करते हैं। इस पैसेज में बोला गया है कि एक नेशनल न्यूज़पेपर एडिटोरियल लेटेस्ट एजुकेशन डेटा को एनालाइज करता है, जहां वो ये बोलता है कि ग्रोस एनरोलमेंट रेट्स रिमेन हाई, बट जो प्यूपिल टीचर रेशियो है, मतलब जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है इन ओवर 1 lakh elementary schools across the country exceeds the mandated 30:1 norm as per the RTE Act। तो RTE एक्ट में ऐसा बोला गया है कि 30:1 रेशियो रहना चाहिए पीपल टीचर रेशियो, मतलब 30 बच्चों के लिए 30 बच्चों के लिए एक टीचर होना चाहिए। बट हमारे कंट्री में ओवर 1 लाख एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, ओवर 1 लाख एलिमेंट्री स्कूल्स हैं जो इस रेशियो को एक्सीड कर रहे हैं, मतलब जहां ये 30:1 रेशियो फॉलो नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल वहाँ 40:1 रेशियो फॉलो हो रहा होगा या फिर 35:1 रेशियो फॉलो हो रहा, जो कि एक मेजर इशू है, सिंस एक टीचर को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए उसके अंडर कम स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं ताकि वो हर किसी पे फोकस कर पाए। Next, the report also highlighted that many rural schools suffer from a high rate of teacher absenteeism। यहाँ ये रिपोर्ट बोल रही है कि रूरल स्कूल्स जो हैं, जो रिमोट एरियाज में हैं, वहाँ के टीचर्स एब्सेंट बहुत हो रहे हैं क्लासेस में, टीचर एब्सेंटिज्म विच इज रीचिंग 25% नेशनली, जो कि एक बहुत मेजर इशू है, एंड सीवियर लैक ऑफ बेसिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि स्कूल में कंप्यूटर लैब का होना या फिर एक दो कंप्यूटर्स का होना या फिर एक फंक्शनल इंटरनेट का होना, वो भी लैक हो रहा है हमारे स्कूल्स में। Like less than 15% of government schools have functional internet and computer access। 15% से भी लेस गवर्नमेंट स्कूल्स हमारे कंट्री में फंक्शनल इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं या कंप्यूटर को एक्सेस कर पाते हैं। तो अभी देखते हैं कि इस पैसेज के ऊपर या सिनेरियो के बेस्ड सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं आपको। सो सवाल ये है, when facing a school of 50 students alone, pupil teacher ratio PTR 50:1, which action aligns best with both pedagogy and professional ethics। तो आपको क्या लगता है, इनमें से कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं? ऑप्शन ए, डिसमिसिंग द क्लास अर्ली टू रिड्यूस वर्कलोड, या असाइनिंग साइलेंट वर्कशीट कॉपिंग फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, या डिवाइडिंग द क्लास इनटू स्मॉल गाइडेड ग्रुप्स लेड बाय केपेबल स्टूडेंट्स, या ऑप्शन डी, टीचिंग ओनली द 10 मोस्ट अटेंटिव स्टूडेंट्स टू एंश्योर सम लर्निंग हैपेंस। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जहां पीपल टीचर रेशियो 50:1 है, वहां कौन सा एक्शन हम ले ताकि बोथ पेडागोजी और जो एथिक्स है, प्रोफेशनल एथिक्स, उसको फॉलो करके हम लर्निंग को अप्लाई करते हैं। तो आपको क्या लगता है, इन ऑप्शंस में से कौन सा मेथड सबसे सुटेबल रहेगा या एथिकल रहेगा? सो द करेक्ट आंसर इज सी, डिवाइडिंग द क्लास इनटू स्मॉल गाइडेड ग्रुप्स लेड बाय केपेबल स्टूडेंट्स। सो ऐसा क्यों? एथिकली सोचा जाए तो देखिए, दिस इज ए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन।
that ensures all students are engaged and manages the high volume, demonstrating effective classroom management under constraint. 50:1 जो रेशियो है वो बहुत ही मुश्किल होता है एक टीचर के लिए। उनको हर एक स्टूडेंट को रीच कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उनके इफेक्टिव लर्निंग के लिए उनको उन स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जहां हर एक ग्रुप को कोई ना कोई कैपेबल स्टूडेंट लीड कर रहा होता है, जिससे उनके कोलैबोरेटिव स्किल्स भी बढ़ते हैं एंड वो ग्रुप्स प्रॉपरली मैनेज भी होते हैं एंड उनका जो लर्निंग प्रोग्राम चलता है वो इफेक्टिवली रन भी हो पाता है। एंड टीचर तब हर एक ग्रुप पे फोकस भी डाल पाता है, जिससे हर एक स्टूडेंट उस क्लास का प्रॉपरली अपने लर्निंग को कंटिन्यू कर पाता है। तो आपको हर एक सिचुएशन को ऐसे एथिकली सोचना होगा, जिससे स्टूडेंट्स को एंड जो सिस्टम है या जो मोटिव है कि इफेक्टिव लर्निंग, उसको हम अप्लाई कर पाए। आपको हर सिचुएशन को ऐसे एथिकली सोचना होगा और हर सवाल को आपको ऐसे एथिकली आंसर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अभी आज मैंने आपको नैरेटिव केस के दो केस स्टडी बताए, ए और बी। ये आपके सिलेबस में थे। अभी मैं आपसे थोड़ी एक्स्ट्रा बातें करता हूँ। जो मैंने लेक्चर वन में आपको बताई थी कि इसका प्रिपरेशन आपको कैसे करना एंड कैसे आपको ब्रेक डाउन करना है अपने सिलेबस को और कैसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है एग्जाम को। अभी एक और आपको मैं समरी देता हूँ और प्रिपरेशन टिप देता हूँ कि की फोकस एरियाज क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। आपको हर एक सवाल या पैसेज को देख के क्या समझना है, आपको अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड इज द फर्स्ट पॉइंट, लाइक कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड डीलिंग विद डाइवर्स लर्नर्स। ठीक है, जहाँ दिव्यांग या स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं, या रूरल या रिमोट एरियाज के स्टूडेंट्स भी होते हैं, जहाँ फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं। आपको उन सब के बारे में सोच के या एथिकली एक सवाल या क्वेश्चन या उसका आंसर रेडी करना है। पैसेज को ऐसे रीड करना है कि आप खुद उस पे क्वेश्चंस रेडी कर पाए और उसका एथिकली एक आंसर भी आप रेडी कर पाए। नेक्स्ट, evaluation reform, knowing the difference between formative, summative and diagnostic assessment and understanding the NEP's move toward the 360-degree holistic progress card। आपको एनएपी 2020 का एक मेजर एम या ऑब्जेक्टिव समझना होगा, जो कि है 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। तो आपको हर एक इवेल्युएशन को ऐसे जज करना होगा ताकि एक स्टूडेंट का 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए। Third, digital pedagogies. Being aware of the use of ICT in education, platforms like Diksha and the goals of the National Education Technology Forum. Like आपको एक टीचर स्टूडेंट होने के नाते आपको टेक्नोलॉजी का यूज जानना होगा इन एफिशिएंट लर्निंग मेथड्स। आपको अवेयर होना होगा आईसीटी जो एजुकेशन में यूज होता है, लाइक एप्स लाइक दीक्षा बिल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड जो गोल्स है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम के, उनसे भी आपको अच्छे से वाकिफ रहना होगा, ताकि आप जो टेक्नोलॉजी का यूज है या डिजिटल यूज है जो पेडागोजी में, उसको आप जान पाए अच्छे से और उसके रिलेटेड सवाल भी कर पाए एंड लेटर ये अप्लाई भी कर पाए अपने करियर्स में। नेक्स्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सवालों को आंसर करने के टाइम, टीचर एथिक्स एंड वैल्यूज, प्रोफेशनल कंडक्ट, हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट विद कलीग्स, पेरेंट्स एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड इन द क्लासरूम। जो कि हमने केस स्टडी बी में भी देखा कि हमने एथिकली एक 50:1 रेशियो वाले क्लासरूम को कैसे स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड किया और उन ग्रुप्स के लीडर्स को कैपेबल स्टूडेंट्स को बनाया, ताकि वो टीचर हर एक ग्रुप तक पहुंच पाए और हर एक स्टूडेंट का इफेक्टिव लर्निंग हो पाए। तो ये एक एग्जांपल था कि टीचर एथिक्स एंड वैल्यूज कैसे होते हैं। तो आपको मेजॉरिटी ऑफ द सवाल्स को ऐसे ही देखना होगा और ऐसे ही जज करना होगा एंड उसी का आंसर भी आपको इसी एथिक्स और वैल्यूज को दिमाग में रखते हुए लिखना होगा। आप ऐसे ही क्वेश्चंस को इंटरप्रेट कीजिए, एक डेटा उसको ऐसे पकड़िए, एक टेबल बनाइए या फिर प्रैक्टिस कीजिए ऐसे, ताकि आप एग्जाम में पैसेज को पढ़ते ही आपके माइंड में सवाल रेडी हो जाए और उसका एक एथिकल एंड प्रोफेशनल आंसर आप सोच पाए। ये दिमाग में रखते हुए कि आपको स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस ध्यान में रखना है एंड जो एनईपी के एम्स है, लाइक 360 होलिस्टिक डेवलपमेंट या यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, या जो भी लाइक लो कॉस्ट कूलिंग इन रिमोट एरियाज, ये सब ध्यान में रखते हुए आपको आंसर्स को रेडी रखना होगा। ओके, थैंक यू। इस लेक्चर में तो इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे
डेटा इंटरप्रिटेशन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नरेशन को लेके, लाइक 2023 24 एंड 25 के जितने भी क्वेश्चंस रहे हैं नरेशंस को लेके, वो सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक आप पैसेजेस को पढ़िए एंड जो मैंने बताई, जो इंटरप्रिटेशन के मेथड्स हैं उनको ध्यान में रखिए और क्रिटिकली सोचिए कि इनका आंसर आप कैसे रेडी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन करेंगे कि किसी भी पैसेज या रिपोर्ट से हम डेटा को कैसे इंटरप्रेट करें एंड उसको एनालाइज कैसे करें एंड फर्दर टॉपिक्स जो भी है आपके करिकुलम में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एंड होप करते हैं कि आप जुड़ के अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे जो भी मेथड्स हमने बताए हैं एंड आपके जो भी बाकी सब्जेक्ट्स को लेके इश्यूज हैं उनको आप हमारे चैनल में वॉच कर रहे होंगे एंड होप सो कि आप नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ एनसीईटी क्रैक कर पाए एंड अपने ड्रीम आईआईटीज एनआईटीज या आरआईज में पार्ट हो पाए। थैंक यू।